तो कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुज गुप्ता पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में भी वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो CHSL 2022 लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, ज्योमेट्री से चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं CHSL में, आज हम वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि सारे जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे तो आप अपने नोटबुक में नोट करते चलें, समझते चलें, और आगे जब क्वेश्चन आएंगे जब आप घर पे प्रैक्टिस करें तो इन प्रॉपर्टी जो भी है ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है इनको आप इम्प्लीमेंट करते हुए चलें। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में भी पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर CHSL में जो भी आया है। तो CHSL 2022 प्रीवियस ईयर है सारे, जितने भी क्वेश्चन 2022 में आए हैं वही सारे आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसमें बोला गया है कि यदि O केंद्र वाले किसी वृत्त की स्पर्श रेखा PQ जो Q पर स्पर्श करती है और कोण POQ का मान 75 है, तो कोण OPQ का मान आपको बताना है। बेसिकली यहाँ पर सर्कल की वो कर रहा है, तो सर्कल की बात कर रहा है तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। ये लीजिए, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं इसे। ये लीजिए, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इसने बोला है कि एक स्पर्श रेखा है, ये लो, ये हो गई स्पर्श रेखा P, और ये वृत्त पर ना Q पर स्पर्श करती है, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? Q हो गया। ठीक, और क्या बोला है उसने? सेंटर बोला है O, तो इस पॉइंट को नाम देते हैं हम O। तो देखो अब एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर्कल पर जब भी स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो पहली बात तो ये कि किसी भी एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है किसी भी सर्कल पर। ठीक है, मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखा, और दोनों ही स्पर्श रेखा आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। दूसरी चीज़ ये कि स्पर्श रेखा और रेडियस, यानी कि सर्कल की जो भी ये रेडियस होगी, तो रेडियस और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये चीज़ हमेशा याद रखें आप। स्पर्श रेखा और सर्कल की रेडियस जो होती है उसके बीच में हमेशा कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। तो बस इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। O को हम क्या करते हैं? P से मिला देते हैं। ये लीजिए, P से मिला दिए, तो आपको जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है POQ। तो POQ यानी कि ये O एंगल आपको दे रखा है कितना? ये दे रखा है 75। ठीक है, तो ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 90 75, तो ये कितना बचा? तो ये बचा आपके पास 15 डिग्री। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था और इसका 15 डिग्री ही आंसर है। क्लियर है बात? चलिए आगे चलता है सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला? 2 समरूप त्रिभुज हैं RST और LJK, ठीक है, के परिमाप दे रखे हैं 64 और 56, LJ दे रखा है 16, RS की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ना प्रिंटिंग एरर है यार, इसमें ना थोड़ा सा आप इंटरचेंज कर लेना कि ये जो 56 पेरीमीटर है ये तो आएगा पहले वाले का, यानी कि RST का पेरीमीटर है 56, और जो ये 64 पेरीमीटर है ये है दूसरे वाले ट्रायंगल का, यानी कि LJK का। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी होती क्या है बेसिकली कि जब भी 2 सिमिलर ट्रायंगल हो और उनके क्या दे रखी हो? पेरीमीटर, तो हमेशा होता क्या है कि पेरीमीटर का जो रेशो होता है, P1 और P2 मान लेते हैं पेरीमीटर, वो ना हमेशा उनकी साइड के रेशो के बराबर होता है। जो भी सिमिलर ट्रायंगल की साइड होती है उनके रेशो के बराबर। अगर एरिया की बात करता है, यहीं पर ही एरिया बात करेगा तो साइड का स्क्वायर हो जाता है, और अगर पेरीमीटर होता है तो स्क्वायर हट जाता है, सीधा सीधा साइड का जो भी रेशो होगा वो इनके पेरीमीटर का भी रेशो होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखें सिमिलर ट्रायंगल की। तो यहाँ पर देखो दोनों के पेरीमीटर दे रखे हैं, पहले है कितना है 56 और दूसरा है कितना है 64। पहले वाले ट्रायंगल की साइड पूछे तो जो जिसका पेरीमीटर लिखा है उसके सामने उसी की ही साइड होनी चाहिए, तो उसको हम x मान लेते हैं। और दूसरे वाले की जो साइड दे रखी है वो 16 दे रखी है, 16 दे रखी है। तो यार देखो 16 से कट जाएगा सीधा सीधा 4 बार, 16 चौक 64, और 4 से 56 कट जाएगा, 14 चौक 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरे वाला ट्रायंगल है RST उसकी साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, देखो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, ये मोस्टली क्वेश्चन ही पूछा जाता है सिमिलर ट्रायंगल का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब आया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
ये चक्रीय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। यहाँ भी थोड़ी सी एरर है, देखो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है 2 एंगल ओ और हिंदी में लिखा हुआ है 2m और इधर भी m, तो ये m नहीं होगा दोस्तों, ये एंगल o होगा। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है तो फिर से क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्किल बनाना पड़ेगा। ये लो जी, ये हमने सर्किल बना दिया। तो अब करेंगे क्या, सर्किल में एक चतुर्भुज बना दो। तो सर्कल के अंदर जो चतुर्भुज होता है उसको क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। चलो जी, एक चतुर्भुज ड्रॉ करेंगे। ये लो जी, ये हमने चतुर्भुज बना दिया। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई लाइन, सीधी खींच लेते हैं। ये लो जी, ये बन गया हमारा चतुर्भुज। क्या नाम दे रखा है, MNOP। तो M, ये पॉइंट N हो जाएगा, ये पॉइंट O और ये पॉइंट P। तो चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं उनके एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। और ये आपको दे रखा है कि 2 एंगल O बराबर 3 एंगल M। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एंगल O अपॉन एंगल M, O और M का क्या निकाल देंगे, अब रेशो निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 3/2। तो इसका मतलब ये जो दोनों एंगल हैं इनका एंगल का रेशो कितना आ गया, 3:2। तो आपके हिसाब से अगर देखते हैं तो दोनों एंगल का सम कितना बन रहा है, 5 बन रहा है, 5। जबकि होता कितना है, चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 5 की वैल्यू आ गई 180 डिग्री, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से जब आप इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, कौन सा एंगल पूछा है, एंगल M पूछा है। तो एंगल M आपके हिसाब से कितना है, 2। तो जब 1 की वैल्यू 36 है तो 2 की वैल्यू कितनी रहेगी, यहीं पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की वैल्यू रहेगी 36 दूनी 72। ये लो, ये आपका एंगल आ गया 72 डिग्री। ये इसका करेक्ट आंसर है, 72 डिग्री। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, बस आपको ध्यान रखने की थोड़ी सी। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये लीजिए, एंगल इसका शायद अगली स्लाइड पर होगा। क्वेश्चन कर लेते हैं क्या। क्वेश्चन बोला है कि एक वृत्त का व्यास AC है, B उसकी परिधि पर एक बिंदु है। यदि कोण BAC का मान 40 है तो कोण BCA का मान ज्ञात कीजिए। फिर से सर्कल के बहुत क्वेश्चन आते हैं यार एग्जाम में, तो सर्कल को तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे से करके, ये लो, ये बन गया हमारा सर्कल। डायमीटर बोला है तो सेंटर से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये मान लेते हैं हम सेंटर है, क्या वो मान लेते हैं सेंटर। और व्यास क्या बोला है उसने, AC सॉरी, ये हो गया AC। तो देखो ये क्या हो गया, व्यास दे रखा है AC, तो हमको ये पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण होता है। एंगल इन द सेमी सर्कल विल बी 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है, क्योंकि इसने परिधि पर एक पॉइंट बोला है B है, तो यहाँ पर हम B मान लेते हैं। और बस यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म कर दीजिए आप। तो ये B से मिला दिया और B से हमने ये C को मिला दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का हो गया। एक एंगल आपको दे रखा है BAC, यानी कि एंगल एक कितना दे रखा है 40, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये कितना बचा, ये बचा आपके पास 50 डिग्री। ये आपसे पूछा था BCA। ठीक है, तो कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। इसका आंसर अगली स्लाइड पर है, वो देख लेते हैं। ये लीजिए 50 डिग्री। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अगला क्वेश्चन, चलो ग्रीन से करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्लाइड। ये लो, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, इसमें बोला है कि एक त्रिभुज ABC में MN BC के समांतर है। M और N AB और AC पर बिंदु हैं। चतुर्भुज MBCN का एरिया 130। देखो यार, ये भी एक बहुत मेन प्रॉपर्टी होती है आपके ज्योमेट्री में। तो इसमें सिंपल सा करना क्या है आपको ना, चलो मैं ट्रायंगल ना बना ही लेता हूँ अच्छा से। जो चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं उसको तो हम बना ही सकते हैं यार, ड्रॉ करके। ये लो, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं। ये लीजिए, ये बन गया हमारा ट्रायंगल। ठीक है, और इससे नामकरण कर लेते हैं इसका। तो ये पहला पॉइंट क्या है, A, ये नाम देते हैं इसको B, और ये पॉइंट करते हैं हम C।
और उसने बोला है एम एन बी सी के समांतर है, तो यानी कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही होगी, समांतर बोला है, पैरेलल बोला है, ये लो जी पैरेलल। कौन सी साइड है, एम और एन, एम एन, ये लो जी एम एन, ठीक है। और ये ए बी पर है और ये ए सी पर, ठीक है, हमने सही ड्रॉ किया है। अब उसने बोला है कि ए एन अनुपात एन सी कितना है, 4:5, तो ये 4 और ये 5। और ये जो एम बी सी एन हमारा चतुर्भुज है, इसका एरिया दे रखा है कितना, 130। देखो यार, अब होता क्या है कि जब भी ऐसे कोई ट्रायंगल हो रहा है और उनकी दो साइड पर कोई बिंदु दे दे एम और एन, तो यहाँ पर ना दो ट्रायंगल फॉर्म हो जाते हैं। एक तो देखो छोटा ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ए एम एन, और एक बड़ा ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ए बी सी। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो एक एंगल तो कॉमन है दोनों में, एंगल ए, ये एम एन और बी सी क्या है, समांतर है, तो इसका मतलब एंगल एम और एंगल बी कैसे कौन एंगल होंगे, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, संगत कोण होंगे, तो ये भी एंगल बराबर। और जब ये दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या बन जाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बन जाते हैं, समरूप। तो देखो जब भी दो समरूप त्रिभुज हो तो पहले सबसे छोटे वाला त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज। देखो बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना, ए एम एन, और बड़े वाला त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले अगर साइड पता हो तो आप साइड का रेशो बना लो। किसका रेशो बनाएंगे, साइड का। तो अगर छोटे वाले त्रिभुज की साइड देखें, ए एम एन की साइड दे रखी है 4, तो ये दे रखी है 4 रेशो। बड़े वाले ए बी सी की साइड देखी जाए, बड़े वाले त्रिभुज की, तो 4 और 5 9, तो बड़े वाले त्रिभुज की साइड कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं पिछले क्वेश्चन में पेरीमीटर वाले में बता कर आ रहा हूँ आपको कि जब भी दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, अगर एरिया की बात चलती है तो एरिया जो होता है वो उनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, और जब पेरीमीटर होता है वो जो साइड का रेशो होगा वही पेरीमीटर का रेशो होगा। लेकिन यहाँ पर हम बात किसी कर रहे हैं, एरिया की। तो एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 81। तो ये हमारे पास क्या हुआ, दोनों त्रिभुज के क्या आ गए, एरिया आ गए। तो आप खुद बताओ यार कि अगर मैं इस बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में से छोटे वाले त्रिभुज का एरिया माइनस कर देता हूँ तो क्या मेरे पास इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो बस वही करना है, इन दोनों को माइनस कर दो। तो जब आप 81 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 65, 65। तो देखो मैं इधर लिख देता हूँ क्वेश्चन के नीचे। तो आपके हिसाब से चतुर्भुज का एरिया कितना बच रहा है, 65, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 65 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा है आपसे, त्रिभुज एम ए एन मतलब छोटे वाले त्रिभुज का एरिया पूछा है, तो आपके हिसाब से कितना है, 16। तो जब एक की वैल्यू 2 है तो यार 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो जी, ये आ गया आपका आंसर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने कुछ नहीं करा, ये साइड दे रखी थी, साइड का रेशो बनाया दो सिमिलर ट्रायंगल का, 4:9। एरिया की बात कर रहा है तो एरिया हमें तो साइड का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। हमको यहाँ पर चतुर्भुज का एरिया दे रखा था, तो चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में से छोटे वाले त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे। जब दोनों एरिया को हमने माइनस कर दिया, 81 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 65। तो आपके हिसाब से चतुर्भुज का एरिया 65। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, देखो ये दे रखा है 130, तो 65 बराबर 130, एक की वैल्यू 2, 16 की वैल्यू पूछी थी, यानी कि छोटे वाले त्रिभुज का एरिया पूछा था, कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो ध्यान रखें, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। चलिए अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 में, ठीक है। अंतः केंद्र होता क्या है, किसी भी त्रिभुज का अंतः केंद्र किसे कहते हैं बताइए। अंतः केंद्र अगर कोई आपसे पूछे तो अंतः केंद्र बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर आकर मिल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अंतः केंद्र, ठीक है। तो अंतः केंद्र की बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको थोड़ा सा लिख कर समझा देता हूँ। यहाँ पर इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, जगह हो जाएगी हमारे पास। चलिए अब देखो मैं इसका डायरेक्ट भी बताऊँगा आपको कैसे निकाला जाता है अंतः केंद्र एंगल। बस पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिक प्रॉपर्टी होती क्या है, फिर आप जो ईजिली अपने आराम से बना सकें। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट से। ये लीजिए छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल दे रखा है उसने एक्स वाई जेड, एक्स वाई और ये पॉइंट हो गया जेड। तो आई दे रखा है उसने अंतः केंद्र,
तो तीनों एंगल के क्या कर देंगे हम, बाइसेक्ट कर देंगे तीनों एंगल को, यानी कि तीनों एंगल के अर्धक। अर्धक के लिए ऐसे क्रॉस का साइन लगा देते हैं लाइन के ऊपर, ये लो, ये बना दे क्रॉस। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास आई। तो तीनों कोणों के अर्धक जिस पॉइंट पर आकर क्या होते हैं, मिल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं भैया, उसी को कहते हैं इन सेंटर अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र में होता क्या, आपसे सेंटर एंगल पूछा जाएगा। जैसे सपोज करो आपसे पूछा वाई आई और जेड, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी अंतः केंद्र यानी कि सेंटर एंगल आपको निकालना हो तो हमेशा 90 डिग्री में ना प्लस करना होता है। क्या, देखो जो भी सेंटर एंगल पूछा है उसके अपोजिट जो भी एंगल लिखा हुआ है, जैसे आपको निकालना है वाई आई जेड, ठीक है, तो इसके आई के अपोजिट क्या है, एक्स, तो जो भी एंगल एक्स होगा उसका आधा करके आप इस 90 डिग्री में क्या कर दो, ऐड कर दो, वही आपका सेंटर एंगल निकल कर आ जाएगा। दूसरा तरीका याद करने का ये है कि आप इसमें देखो सेंटर के साथ आपने कौन से वर्टेक्स यूज करें ट्रायंगल के, भाई सेंटर तो आई फिक्स है, कौन से वर्टेक्स यूज करें, एक तो वाई यूज करा और एक जेड यूज करा। तो ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स यूज कर लिया ना, वाई और जेड, कौन सा वर्टेक्स बचा, एक्स, जो सा वर्टेक्स बचेगा उसका आधा करके 90 डिग्री में जोड़ देना, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखो जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दे क्या रखा है हमको। तो क्वेश्चन में दे रखा है वाई आई जेड दे रखा है 115 डिग्री, ये लो जी, इसकी वैल्यू दे रखी है 115 डिग्री और बराबर ये हो जाएगा 90 और प्लस एंगल x बाय 2। 90 दे रहा है माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 25 और ये अपॉन का 2 है, ये आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। तो ये लो जी, ये आपके पास आ गया एंगल x कितना, तो एंगल x की वैल्यू आ गई आपके पास 25 दूनी 50 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया 50 डिग्री। ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन। तो ये अंतः केंद्र ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी याद रखना, सेंटर एंगल ही कैसे निकाला जाता है। कोई सा भी सेंटर एंगल आपसे पूछा जाए तो जोन से 2 वर्टेक्स यूज हो जाएंगे सेंटर के साथ, और उसी में 90 डिग्री में तीसरा वर्टेक्स जो भी होगा उसका आधा करके 90 डिग्री में जोड़ देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया बेसिक तरीका करने का। अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्टली बताता हूँ। देखो हमेशा एक चीज़ और याद रखिए इसमें डायरेक्टली अगर आपको करना है कि जब भी आप सेंटर एंगल निकालेंगे तो हमेशा 90 डिग्री में प्लस होगा, और जब 90 डिग्री में कुछ एंगल प्लस हो रहा है तो इसका मतलब सेंटर एंगल हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा ही होगा, जब प्लस कर रहे हैं 90 में, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये देखो कि सेंटर एंगल पूछा है, सेंटर एंगल दिया गया है, ये देख लो बस आप। तो अगर आप देखें तो वाई आई जेड और आई क्या है हमारा अंतः केंद्र, यानी कि सेंटर एंगल आपको गिवन है। तो जो भी ये सेंटर एंगल गिवन है ना, आप बस ये देख लो कि 90 डिग्री से कितना ज़्यादा है। तो 90 डिग्री से अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ कि 90 डिग्री से कितना ज़्यादा है, 25, तो 90 डिग्री से जितना भी ज़्यादा हो उसी का डबल कर दो और वही आपका आंसर है। तो 25 दूनी 50। तो इसमें लिखने की इतना कुछ तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस ये देखना है कि सेंटर एंगल अगर आपको गिवन है तो वो 90 डिग्री से हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो 90 से कितना ज़्यादा है 25, और उसी का डबल कर दो जितना ज़्यादा है, वही आपका आंसर आ जाएगा। बस दैट्स इट, आंसर आ गया। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, थोड़ी जगह बना लेते हैं बस, ये तो इसको भी रफ कर दें। ये लो, ये हमने इनको भी रफ कर दिया, ये तरफ हो ही नहीं रहा है, ये लो ये कर दिया हमने रफ। और चलिए जी आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलो जी यहाँ भी समझ लेते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है ये भी, त्रिभुज ए पी एन, त्रिभुज बोला है तो फिर से एक ट्रायंगल बना लेते हैं यार। ये लो जी एक ट्रायंगल बना लिया, और क्या नाम दिया है पी क्यू आर। तो ये जो ट्रायंगल है पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है। और पी एन क्या है, माध्यिका है। ये लो जी पी एन माध्यिका हो गई क्यू आर पर। ये माध्यिका होती क्या है, बेसिकली माध्यिका जो होती है सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है और सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। जितनी लेंथ क्यू एन की होगी उतनी ही लेंथ एन आर की भी होगी। ठीक है जी, चलिए तो उसने बोला क्या है कि पी एन बराबर है क्यू एन के। तो जितना हमारा पी एन है वही क्या है क्यू एन, तो क्यू एन और पी एन बराबर हो गए। और जब पी एन क्यू एन के बराबर है तो इसका मतलब पी एन की जो वैल्यू होगी वो एन आर के भी बराबर होगी, क्योंकि दोनों साइड तो आपस में बराबर ही हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है क्यू पी आर, क्यू पी आर। देखो अब एक चीज़ हमेशा याद रखना
चलो मैं इसका डायरेक्ट भी बताता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट से ही बताता हूँ कि है क्या। देखो ये कोई लाइन है ए बी, अगर कोई भी आपके पास साइड हो, ठीक है, ए बी कोई भुजाखंड है, मतलब रेखाखंड है, ऐसे ही बोल सकते हैं, भुजा है हमारे पास, तो उसके मिड पॉइंट से, इसका क्या है मिड पॉइंट सी, इसके मिड पॉइंट से आपने कोई एक लाइन खींची, ये लो जी, ये मिड पॉइंट से आपने क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी, इसको नाम दे देते हैं डी। तो जब आप मिड पॉइंट से ए बी के मिड पॉइंट से कोई लाइन खींचते हैं और उसकी जो वैल्यू है, यानी कि सी डी की जो वैल्यू है वो ए सी और बी सी के बराबर हो जाए, मतलब ये तीनों साइड आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हमेशा याद रखना ये जो एंगल बनेगा ना, एंगल डी, ये हमेशा ही 90 डिग्री बनेगा। क्या बनता है, 90 डिग्री। तो वही पॉइंट तो यहाँ पर बोला है, क्यू आर क्या है कि पी एन मीडियन है, तो मीडियन है तो क्यू आर के मिड पॉइंट पर आकर मिली होगी, और मिड पॉइंट पर आकर मिली है तो ये दोनों साइड आपस में बराबर, क्यू एन और एन आर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी एन भी किसके बराबर है, क्यू एन के बराबर है, तो ये तीनों साइड आपस में बराबर हो गई। तो ये जो एंगल पी बचा ना, तो ये हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक, तो आंसर इसका क्या है, 90 डिग्री है। अब ये आया कहाँ से, वही मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, देखो ज़रा इसको थोड़ा सा सोल्व करके देख लेते हैं, इसको रफ कर दें, जगह हो जाएगी हमारे पास। तो बड़े ध्यान से समझना है, इनको नोट करते हुए चलना है सभी प्रॉपर्टी को जो मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। चलो जी सॉल्व करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये लो जी। तो अगर हम इसको सोल्व, देखो ये दोनों साइड बराबर है, और हमको पता है कि ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके आमने सामने के एंगल ही बराबर होंगे। तो ये एंगल अगर मैं x मानता हूँ तो ये एंगल भी कितना होगा भैया, x होगा। चलो जी अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। अब पी एन और एन आर भी बराबर हैं, तो अगर ये एंगल मैं y मान लेता हूँ तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल ही y होगा। ठीक है, बात इतनी तो क्लियर है। अब हमको ये पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो भैया पी क्यू आर एंगल को जोड़ दो। तो अगर मैं P की बात करता हूँ तो P कंप्लीट एंगल कितना है, x प्लस वाई, ये लो जी x प्लस वाई। एंगल Q कितना है, x, और एंगल R कितना है, y, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री। जब आप जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना बचा, x प्लस वाई, और x प्लस वाई किसके बराबर, ये 180 डिग्री के बराबर है। तो 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यही तो हमको बताना था एंगल P। तो एंगल P कंप्लीट कितना है, x प्लस वाई तो है, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये इसका थोड़ा सा प्रूफ होता है। तो क्या, तो प्रूफ से कर लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा हल्का सा, 5-10 सेकंड, नहीं तो फिर डायरेक्टली प्रॉपर्टी अगर याद है तो मिड पॉइंट से कोई भी लाइन अगर आप उठाते हो और वो बाकी दोनों हिस्सों के बराबर हो गई, तो ये जो एंगल बनेगा ऊपर वाला, ये हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, ये फिक्स प्रॉपर्टी है, ये इसका आंसर है। चलिए जी आगे चलते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला गया है जी, फिर से अंत्य केंद्र आ गया। चलो थोड़ा सा बना लें, चलो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर साइड बना देता हूँ, चलो ये लो, ये ट्रायंगल बना दिया, ओ एन पी, तो ये O, ये N और ये P। अब आपको बोला है L क्या है, अंत्य केंद्र है। चलो जी अंत्य केंद्र बोला है तो एक ऐसी लाइन खींचे। देखो मैं कट नहीं कर रहा, अंत्य केंद्र मैंने पिछले क्वेश्चन में बता चुका क्या है, तो बस मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि है क्या। तो ये L, ठीक है। आपको बोला है OLP, ये OLP ये एंगल, और ONP यानी कि ये एंगल, दोनों का सम कितना है, 195 डिग्री है। तो हमको पता है कि जितना एंगल ये होता है, अगर मैं एंगल N को कितना मान लेता हूँ, एंगल N को मैं मान लेता हूँ x। देखो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये एंगल N को मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। तो मैंने अभी सेंटर एंगल कैसा बताया था आपको निकालना, कि सेंटर एंगल जब भी आपको निकालना हो, यानी कि एंगल OLP जब भी आप निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमेशा 90 और प्लस, देखो O और P यूज हो गया ना, तो कौन सा वर्टेक्स बचा, N, और N जो भी एंगल होगा उसका हाफ करके आप इसमें जोड़ देंगे, यानी कि x/2। तो एंगल OLP की वैल्यू कितनी आ गई, 90 प्लस x/2। बस यहाँ पर उठा के पुट कर दो, तो OLP का मान आ गया हमारे पास 90 और प्लस x/2, और एंगल ONP कितना मान रखा है हमने, x बराबर 195 डिग्री। ठीक है,
अब 90 को इधर ले आएंगे और x/2 और प्लस x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x/2 और 90 इधर आके 195 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 105। 3 से इसको कट कर दो तो 3 3 9 और 3 पंजे 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 35 दूनी 70। ये लो जी, तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एंगल OLP। तो OLP तो हमको पता ही है कितना होता है 90 + x/2। तो 90 और एंगल x कितना है 70। 70 का हाफ करेंगे तो कितना रहेगा 35 और 90 में 35 ऐड करेंगे तो 125 डिग्री। ये लो जी 135 डिग्री क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो OLP जो है वो 125 डिग्री। यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, नेक्स्ट पेज पर इसका ऑप्शन होगा तो देख लेते हैं। देखो ये रहा 125 डिग्री। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन हुआ है। बस यहाँ पर थोड़ा घुमा के दे दिया, इक्वेशन बनवा दिया आपसे कि सेंटर एंगल भी दे दिया और उसका बैक एंगल भी दे दिया और दोनों का सम कितना दे दिया जी उसने 195 डिग्री। बस तो आपको ये पता ही है कि सेंटर एंगल जो होता है बैक एंगल के आधा करके 90 डिग्री में जोड़ देते हैं। देखो ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, अभी पिछले क्वेश्चन में यही तो पता कराया था, इसी का यूज किया। यहाँ पर दोनों का सम दे रखा था, उठा के दोनों को जोड़ दिया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 तो बच्चों वाला है एकदम। क्या दे रखा है, 3 एंगल का रेशो दे रखा है 2 2 5। सबसे बड़ा एंगल बताना यार, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और 9 की वैल्यू त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो 1 की वैल्यू कितनी हो रहेगी 20। सबसे बड़ा एंगल 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो रहेगी 20 पंजे 100। ये लो जी 100 डिग्री इसका आंसर आ गया। ठीक, आंसर यहाँ पर मार्क पहले से ही हुए हुए हैं, बट आपको बस क्या करना है सॉल्यूशन करने का तरीका देखना है। चलो जी अगले पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है वो, चक्रीय चतुर्भुज। अभी पिछला क्वेश्चन समझा कर आ रहे हैं। चक्रीय चतुर्भुज है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर बोल दिया है उसने कि बी और डी क्या है, एक दूसरे के सम्मुख हैं, अपोजिट हैं। तो इन बी और डी के एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। और यहाँ पर बी की वैल्यू भी दे रखी है और डी की वैल्यू भी दे रखी है। बस दोनों को जोड़ दो। तो x + 10 में जब 2x + 35 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x में 2x जोड़ेंगे तो 3x और प्लस 35 में 10 जोड़ेंगे 45। ये लो ठीक है। और एक इसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम 180। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 45, इधर जाके माइनस करेंगे तो ये बचेगा 135 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 से काट दो, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ये आपसे पूछा था, x की वैल्यू पूछी थी कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई। चलिए जी आगे चलिए। देखो अंत्य केंद्र के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया। कह रहा ना भर भर के क्वेश्चन आया अंत्य केंद्र के ऊपर। तो आई क्या है अंत्य केंद्र। अब देखो क्या पूछा है, एंगल XYZ दे रखा है 40 डिग्री, यानी कि सेंटर क्या है आई। सेंटर एंगल हमको नहीं दे रखा, क्या है सेंटर एंगल पूछा है। देखो सेंटर इसमें आ गया ना XYZ। तो सेंटर एंगल आपसे पूछा है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी सेंटर एंगल निकालना हो कुछ नहीं करना, 90 डिग्री में जो भी एंगल गिवन हो एक ही एंगल गिवन होगा। ठीक है, क्योंकि 2 वर्टेक्स तो यूज हो गए x और z। तो कौन सा वर्टेक्स बचा y। तो y एंगल जितना भी होगा उसका आधा करके जोड़ देंगे। और आपको y एंगल दे कितना रखा है क्वेश्चन में, देखो XYZ कितना दे रखा है 40 और 40 का आधा कितना होता है 20। तो 90 + 20 यानी कि कितना हो गया 110। इतना सा सोचना है बस और आपका आंसर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वर्बली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपसे पूछा कि एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 9 6 5, यानी कि स्केलेन ट्रायंगल है, विसंभव त्रिभुज है और इस त्रिभुज की परित्रिज्या। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परित्रिज्या का फॉर्मूला होता क्या है। तो अगर परित्रिज्या का फॉर्मूला देखा जाए तो R = होता है, जब भी कोई विसंभव त्रिभुज होता है ABC तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट अपॉन 4 डेल्टा। और डेल्टा जो होता है ये त्रिभुज का एरिया होता है। ठीक है, अब विसंभव त्रिभुज में त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, S वाला फॉर्मूला जो होता है हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले S की वैल्यू निकालो। S की वैल्यू क्या हो जाएगी, पेरीमीटर का आधा, तीनों भुजाओं का सम करो और उसका आधा कर दो। 9 और 6 15 5 20। तो 20 का क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10। अब हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ। फॉर्मूला सबको पता ही होगा क्या होता है, नहीं तो मैं बोल देता हूँ S गुना S - A S - B S - C। मतलब S की वैल्यू को लिखो ऐसे ही 10 है ना 10।
और बस एक बार लिखने के बाद इस 10 s की वैल्यू जो भी आई है इसमें से तीनों भुजाओं को माइनस करके लिखते चले जाओ। तो 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 10 में 6 माइनस करेंगे 4, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5। ठीक है, तो कितना हो गया ये रूट के अंदर भाई 5 चौक 20 और 20 हम 200। ये लो जी 200। तो इसका मतलब कितना आ गया, सही लिखा ना हमने 5 चौक 20, 20 हम 200। हाँ, तो 200 का मतलब हो गया आपका 10√2। ये लो कितना आ गया 10√2। तो त्रिभुज का एरिया कितना आ गया हमारे पास 10√2। चलो जी वैल्यू पुट करो अब इसमें। कैपिटल R बराबर ABC तो 9, 6 और ये 5, ये 10, 1, 4, 5। तो 4 पंजे 20, 20 हम 200 और 10√2। ठीक है ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो तीनों बजा और ये 4 और इंटू और इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10√2। ये लो जी, तो 5 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, तो ये आ गया हमारे पास 9 तिया 27 और बटे 4√2। अपोन में रूट होता नहीं है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 27√2 और √2 के ऊपर गुना और √2 की √2 में करेंगे 2 हो जाएगा, 4 की 2 में करेंगे 8। 27√2 अपॉन 8, ये इसका आंसर आना चाहिए। यस, ऑप्शन सी। क्लियर है। चलो जी, तो 10 क्वेश्चन हो गए, वो सॉरी 12। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए जी अगले पेज पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं थोड़े बहुत। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो 32 मिनट की हो गई है। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें बोला कि समान त्रिज्या वाले दो वृत्तें एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है और इन दोनों वृत्तों के व्यास का जो योग है 84 है। तो व्यास का योग, अब दोनों वृत्त की त्रिज्या क्या है, सेम है, और व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है। तो पहले वाले का व्यास 2r और दूसरे वाले का व्यास 2r और ये कितना है 84। तो 4r की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो 84, तो r की वैल्यू आ गई आपके पास 21। तो दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 21 है। और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछे तो कोई डायरेक्टली प्रॉपर्टी होती है कि जब भी दो सर्कल, ऐसे बना के दिखा देता हूँ, जब भी दो सर्कल एक दूसरे के ना सेंटर से होकर पास हो, ठीक है, ये दोनों सेंटर हो गए, तो ये उभयनिष्ठ जीवा ये होती है। इसका नामकरण कर देते हैं, इसका ए और ये बी। तो जब भी दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं तो जो ये उभयनिष्ठ जीवा होती है, इसकी जब भी कॉमन कोड जो होती है, इसकी जब भी लेंथ निकालनी हो तो ए बी जो बराबर होता है ना, इसकी जो लेंथ होती है वो सीधा सीधा आप याद रखें, वो होता है √3r। √3 में r के गुना कर दो तो क्या आ जाएगी आपके पास, ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आ जाएगी ए बी। और रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 21, और 21 में √3 की गुना करेंगे 21√3, ये इसका आंसर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी आ गई 21√3। सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाइए अगला, ये क्या बोला है भाई क्वेश्चन, कलर चेंज करते हैं। चलिए इसमें क्या बोला, त्रिभुज XYZ में P भुजा YZ पर स्थित एक बिंदु है, XY बराबर है YZ के। तो चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले तो। चलो ये ट्रायंगल बन गया, और 15 क्वेश्चन ही करेंगे यार, बाकी कल करते हैं। तो ये X, ये Y और ये Z। YZ पर बिंदु P है, ये लो जी YZ पर P बिंदु आ गया, और XY बराबर है YZ के। XY, ये XY बराबर है XY XZ के, सॉरी, ये दोनों मुझे आपस में क्या है बराबर, और XPY दे रखा है। ओहो लाइन सीधी नहीं खिंचती यार, खिंच गई। XPY ये दे रखा है भैया आपको 90 डिग्री। वैसे ही दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। और जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसके जो दोनों साइड बराबर होती है ना, इनका जो कॉमन वर्टेक्स होता है XY और YZ में कॉमन वर्टेक्स क्या है X। तो इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा को जैसे ही आप टच करते हैं तो ये जो लाइन होती है ये परपेंडिकुलर भी होती है और ये मीडियन का काम भी करती है। ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में
जो भी दोनों साइड कॉमन होती है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी होता है, यानी कि एक्स पॉइंट जो है, इससे जब भी सामने वाली भुजा को आप टच करोगे तो ये परपेंडिकुलर भी होगी, 90 डिग्री बनाएगी, और ये मीडियन का काम भी करती है। मीडियन का काम करेगी तो इसका मतलब ये दोनों भुजा यानी कि वाई पी और पी जेड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अगर ऐसे ध्यान नहीं रहता है तो ये जो बन रहा है आपका, ये आपका कॉन्ग्रुएंसी बन जाएगी, यानी कि सर्वांग सम भी होते हैं ये दोनों त्रिभुज आपस में, क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर सर्वांग सम की अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो राइट RHS, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, उसके हिसाब से दोनों जो त्रिभुज होते हैं हमारे वो भी क्या हो जाएंगे ये कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज करेंगे, क्योंकि देखो एक एंगल 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो उसमें होना क्या चाहिए कि दो त्रिभुज हैं तो एक तो 90 डिग्री का एंगल कॉमन होना चाहिए दोनों में, तो ये इधर का एंगल अगर एक्स वाई पी में देखें तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और एक्स पी जेड में देखें तो ये एंगल भी कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री होने के साथ साथ हाइपोटेनस जो होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल में 90 डिग्री और हाइपोटेनस दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, वो सर्वांग सम कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। क्या तो आप उससे याद रख लो, जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो 90 डिग्री और हाइपोटेनस बराबर, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाएगी, बराबर, इसलिए ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये प्रूफ भी हो जाता है, जो मैं प्रॉपर्टी आपको बता रहा था आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो आप चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल से भी याद रख सकते हैं कि दोनों साइड आपस में बराबर हैं, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन खींची रहेगी वो परपेंडिकुलर भी होगी, 90 डिग्री भी होगी, और वो मीडियन का काम भी करेगी। ठीक है, अब देखो साइड देखो क्या क्या दे रखी हैं, तो इन पॉइंट को जो मैंने बताया इनको याद रख लेना, दो तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो क्या दे रखा है आपको, वाई पी कितने दे रखा है, 9, तो अगर ये 9 है तो यार ये भी 9 होगा। और क्या पूछा है आपसे, वाई जेड की लंबाई पूछी, तो वाई जेड 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझाने में टाइम लगाया, करने में सेकंडों का ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है जी, एक संभव त्रिभुज बोल दिया। ठीक है, संभव त्रिभुज में जो होता है, संभव त्रिभुज में ऊंचाई, परपेंडिकुलर, मीडियन सब एक ही लाइन होती है। ठीक है, त्रिभुज की जो हाइट होती है, ऐसे अगर त्रिभुज बनाते हैं आप, तो संभव त्रिभुज है सपोज, तो संभव त्रिभुज में बीच में ऐसे लाइन खींच दो, एक थोड़ा देखो हाथ से टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, तो ये जो बीच की लाइन है ये परपेंडिकुलर भी होगी, ये मीडियन का काम भी करेगी, ये हाइट का काम भी करेगी। संभव त्रिभुज में एक जो लाइन होती है बीच वाली, ये सबका काम करती है। ठीक है, परपेंडिकुलर, मीडियन, हाइट सब। ठीक है, चलिए जी क्या बोला गया है, त्रिभुज की भुजा दे रखी है 16√3, तो भुजा BC से बिंदु P की दूरी, और P क्या बोल दिया, केंद्रक बोल दिया। तो अभी तो बता रहा हूँ, संभव त्रिभुज में केंद्र क्या होता है, तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, तीनों मीडियन, यदि मीडियन ड्रॉ करो, एक ये खींच दी, एक मीडियन ये ड्रॉ करी, और एक मीडियन हमने ये ड्रॉ करी, तो ये A, B और ये C, और ये P क्या है, केंद्रक है। तीनों मीडियन जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वो क्या होता है, वो केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमें BC यानी कि BC से बिंदु P की दूरी, यानी कि D से P की दूरी बतानी है, तो ये केंद्रक है, तो 2:1 में इसको डिवाइड करा होगा। तो बस सबसे पहले क्या करना है आपको, ये AD की लेंथ निकाल लो, यानी कि ऊंचाई निकाल लो। और ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई होती है √3/2 संभव त्रिभुज में इंटू A, और A कितना है 16√3, 2 से कट जाएगा 8 बार, और √3 की √3 में करेंगे 3, तो 8 3 24। तो ये जो हाइट आ गई हमारे पास कितनी आ गई, 24 आ गई। हमको बतानी है PD की दूरी, BC से P की दूरी बतानी है ना, तो यानी कि 1 की वैल्यू बतानी है। और टोटल सम कितना है मीडियन का, 3, और लेंथ कितनी है 24, यानी कि टोटल हाइट ये 24 है ना, तो 24 को 2:1 में डिवाइड कर दो। 1 की वैल्यू मुझे बतानी है, तो 1/3 इंटू 24, तो 3 से काटोगे कितना रहेगा 8। तो बस BC से P की दूरी कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है, इसको भी निपटा देते हैं साथ के साथ। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि संभव त्रिभुज की अंत्य त्रिज्या 4 है, परित्रिज्या बताओ। देखो जब भी संभव त्रिभुज की बात हो ना, तो अंत्य त्रिज्या स्मॉल r और परित्रिज्या कैपिटल R का जो रेशो होता है, डायरेक्टली रेशो ये पूछा जाता है, तो 1:2। यानी कि जो भी, अगर देखो अंत्य त्रिज्या छोटी होती है तो अगर अंत्य त्रिज्या पहला बोला है तो 1 पहला आएगा, और अगर परित्रिज्या पहला बोला है तो 2 पहला आ जाएगा। दूसरी बात ऐसे याद रखें कि परित्रिज्या जो होती है वो अंत्य त्रिज्या की डबल होती है, 1 का डबल 2 ही तो होता है। अब उसने देखो अंत्य त्रिज्या दे रखी है कितनी, 4, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है,
परित्रिज्या पूछा है, तो अभी तो बताया परित्रिज्या अंत्य त्रिज्या का डबल होती है, तो 4 का डबल 8, तो बस 8 सेंटीमीटर का आंसर। तो आई होप आज की क्लास में आपको ज्योमेट्री के 16 क्वेश्चन हमने करे हैं, ये आपको समझ में आए होंगे, प्रॉपर्टी आपने नोट डाउन करी होंगी। एक बार में नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लें, बट सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी आप ध्यान रखें और आने वाले क्वेश्चन में इनको इम्प्लीमेंट करके देखें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो यार शेयर वेयर भी कर दिया करो, ठीक है, अपने दोस्तों में। चलिए ओके बाय।